मानसवाणी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक हमारी है मिरर। मिरर के बारे में आपको आज बेसिक्स बताया जाएगा। मिरर देखिए हमारे दो टाइप्स में बांटे गए हैं। फर्स्ट होता है समतल दर्पण जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर। उसके बाद सेकंड होता है हमारा गोली दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जो समतल दर्पण होता है वो हमारा पूरा प्लेन होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया समतल दर्पण। ठीक है, और इसमें जो पॉलिश होती है हमारी एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है, चाहे आप ऊपर पॉलिश करिए चाहे नीचे पॉलिश करिए। समतल दर्पण अगर ये ऐसे है, इसमें अगर पॉलिश आप नीचे कर देंगे तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा जो आपको बता दिया गया है ये ऊपरी वाले तल से होगा। ठीक है, इसमें अगर पॉलिश आप इधर कर दिए तो ये हमारा बन गया अब जाके समतल दर्पण। ठीक है, और गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। एक खोखला गोला आप समझिए, अगर एक कोई खोखला गोला है और उसको हल्का सा कट कर देते हैं एक साइड से, ये मान लीजिए एक खोखला गोला है और इसको हम यहां से कट कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा जो हिस्सा मिला है इस हिस्से को अगर यहां निकाल दिया जाए तो ये हमारा गोली दर्पण का काम करेगा अगर इसके एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो गोली दर्पण जो हमारा होता है ये दो टाइप्स में बांटे गए हैं। गोली दर्पण हमारे दो टाइप्स में बांटे गए हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है? जब आप इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग आप उठा के यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और उसके बाद इसमें अगर पॉलिश आप ऊपरी वाले तल पे कर देते हैं, ये ऊपरी वाले तल पे अगर पॉलिश कर देते हैं, और जो अवतल तल है देखिए इसमें जो दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है हमारा जो अंदर वाले पृष्ठ होता है इसको बोले अवतल तल। इसको क्या बोलते हैं? अवतल तल। और ये जो ऊपर का पृष्ठ होता है इसे बोलते हैं उत्तल तल। अगर आप उत्तल तल पर पॉलिश कर देते हैं और अवतल तल से प्रकाश के परावर्तन का काम करते हैं तो इस टाइप के दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो इसका मतलब अवतल दर्पण हमारा, अवतल दर्पण में पॉलिश हमारी ऊपरी भाग पे होता है और उत्तल दर्पण में पॉलिश हमारा किसमें होता है? अंदर वाले दबे हुए तल पे होता है। उत्तल दर्पण में पॉलिश दबे हुए तल पे होता है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम इसी दर्पण को अगर हम ऐसे पलट दें तो पॉलिश देखिए यहाँ पे थी, पॉलिश उधर चली गई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं या ऐसे भी इसका फिगर हो सकता है। ठीक है, और ऐसे इसको भी बदल सकते हैं। अब ये देखिए अगर ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है तो अगर गोला है तो उसमें केंद्र होगा, मैथ के अनुसार गोला है तो उसमें केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो जिस गोले का मान लीजिए कटा हुआ भाग है, मान लिए उसका जो केंद्र है ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी है वो त्रिज्या होगी गोले के हिसाब से, मैथ के अनुसार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर ये कट करके आप यहाँ पे लेके आए, अब ये बताइए ये भी तो उसी गोले का कटा हुआ भाग था, इसकी भी तो त्रिज्या होगी, इसका भी तो केंद्र होगा, तो इसके केंद्र को C से दिखाते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को C से दिखाते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम बिंदु लेते हैं दर्पण के बीचों बीच में उसे कहते हैं गोली दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इसे हम पूरा यहाँ बड़ा बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं उसके बारे में। ये मान लीजिए हम एक गोली दर्पण बना दिए। ठीक है, ये गोली दर्पण हमारा हो गया। अगर ये गोली दर्पण है तो इसमें केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी क्योंकि ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये हमारा बन गया गोली दर्पण। अच्छा, गोली दर्पण में कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसमें जो पॉलिश हुई है उभरे तल पे हुआ। ठीक ना, तो यहाँ मान लेते हैं ये दर्पण का M1 सिरा है और ये M2 है। ठीक है, जब इसका केंद्र जहाँ पे है, इसका केंद्र मान लीजिए कि यहाँ पे था। ठीक है, ये ऐसे बना था, इसका केंद्र यहाँ पे है। जहाँ पे इसका केंद्र होगा उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, उसे C से दिखाएंगे। ये क्या हो गया? दर्पण का वक्रता केंद्र। और ये दर्पण के बीच वाले हिस्से को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र से होके जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होके जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो ये वाली हमारी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और ये हमारा है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, अगर ये गोले की बात आप करते तो बोलते ना कि सेंटर से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे लिखते हैं आर से। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या, इसे आर से लिखेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक हमारा बिंदु होता है जिसे कहते हैं फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को एफ से लिखते हैं। फोकस बिंदु कहाँ होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होता है। अच्छा, बीचों बीच का मतलब है कि अगर इतना 50 अगर मान लीजिए है तो ये कितने पे पड़ेगा? 25 पे। ये अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 पर है तो ये कितना हो जाएगा? 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु हमारा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से दिखाते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया। अब देखिए सबके बारे में, सबकी परिभाषा देखिए। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव जो हमारा होता है गोली दर्पण का बीच वाला, गोली दर्पण के अगर बीच में एक बिंदु ले लेते हैं तो ये वाला जो हमारा बिंदु होता है इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र हमारा गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या हमारी आर क्या है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो यही हमारा यहाँ पे काम करता है, वक्रता त्रिज्या का। फिर उसके बाद फोकस बिंदु जो हमारा होता है गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। और फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। अब ये बताइए, अगर ये इतना एफ है, ये इतना f है, ये पूरी दूरी r है, तो ये देखिए ये बीच में होता है, तो ये अगर f तो ये भी f होगा क्योंकि वो बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप r की बात किया जाए, इस r की, तो r बराबर क्या होगा? r बराबर आप कहेंगे इतना f, r बराबर हो जाएगा ये f प्लस ये f, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया r इक्वल होता है 2 × f के। r क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, ठीक है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी आप दिखा सकते हैं। उत्तल दर्पण अगर है तो इसका अगर मान लीजिए ऐसे बना है तो यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। अब इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी, वो क्या है? देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के मान लीजिए समांतर चल रही है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद, जैसे यहाँ पे इसका क्या था? वक्रता केंद्र था, और यहाँ पे क्या था? फोकस बिंदु था। क्या था? फोकस बिंदु F, और ये दूरी हमारी फोकस दूरी थी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद, अब देखिए परावर्तन के नियम से, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है, यहाँ से जब वो टकराएगी तो वो फोकस बिंदु से होके जाएगी। ये नियम है, ठीक ना। ये क्या है? नियम है, और ये ऐसा होगा भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को अगर आप मिला देंगे तो वो उस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा। उस बिंदु पर क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। इसीलिए जो हमारी प्रकाश किरण इधर से आती है, जितने कोण से आती है यहाँ से उतने कोण से रिटर्न हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? फोकस से जाएगी। इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से अगर टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दो बात आपको याद रखना पड़ेगा कि समांतर है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही तो समांतर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए दर्पण है
और ये पॉलिश कर दिया गया, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया मान लीजिए वक्रता केंद्र C, और ये हो गया फोकस बिंदु F, ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, और ये हमारा M1 M2 दर्पण का सिरा हो गया। और अगर प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से अगर जा रही है, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वो उसी मार्ग से वापस चली आती है। वक्रता केंद्र से कोई अगर प्रकाश किरण जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस चली आती है। अब चाहे आप प्रकाश किरण ऐसे भेजिए चाहे ऐसे भेजिए, ठीक है, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग से रिटर्न हो जाती है। उसका वजह ये है कि बताया गया था आपको प्रकाश के परावर्तन में कि जब हमारी प्रकाश की किरण अविलंब पर पड़ती है, अविलंब से आती है तो उसी मार्ग से वापस हो जाती है। अगर अविलंब के अलावा अगर अदर किसी एंगल से आती है तो इस एंगल से अगर आ रही है तो इतने एंगल से ये रिटर्न होती है, ठीक है। जैसे जैसे एंगल हमारा बढ़ता रहता है, एंगल हमारा बढ़ता रहता है अविलंब से, वैसे वैसे परावर्तन जो परावर्तित किरण है वो भी बढ़ता रहता है। जब एंगल हमारा ये घटता रहता है, ये भी घटता रहता है। अगर ये अविलंब से प्रकाश किरण आएगी तो अविलंब से ही वापस चली जाती है। इसीलिए ये होता है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसी मार्ग से वापस हो जाती है, ठीक है। ये था हमारे ये सब दर्पण के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी F इक्वल R/2 के निगमन की होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी F इक्वल R/2 के निगमन की। ये अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स।